Good morning. Today we are just discussing the third chapter of second unit. And name of the chapter is heating effect of current. Heating effects of current. देखिए, in your previous classes also, in your 10th class, you have studied this topic, so we will have just a quick revision on this. So heating effect of electric current is also known as, sometimes we call it Joule's law. Joule's law of heating आपने स्टडी किया है. ये क्या है कि whenever electric current passes through any conductor, when electric current passes through any conductor, after some time this conductor becomes hot. ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ये कंडक्टर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि कोई भी सपोज आपके पास कंडक्टर है, उसमें से अगर आप करंट पास करवा रहे हो कंटिन्यूअसली, दैट बिकम्स हॉट. और इसी के ऊपर जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, टोस्टर है, आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को यूज करके इन सारे अप्लायंसेस का क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड है. ये सारे किसके ऊपर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर. ठीक है, कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो वो हॉट हो जाते हैं. उसी का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, कपड़ों को आयरन करने के लिए, टोस्टर के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए. ठीक है बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. हाँ ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड is given as by this formula. आपको पता है I स्क्वायर RT. अभी मैं ये प्रूव भी करके दिखा दूंगी कि कैसे आया है, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी कंडक्टर में से या फिर किसी वायर में से, कितना रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का या उस वायर का, और कितना टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है. तो इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कि कितनी वहां पे हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. H इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड द टाइम फॉर विच द करंट passes थ्रू द कंडक्टर. दैट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है बेटा, क्लियर है. इसके ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थ्योरी टॉपिक है, आप खुद भी कर सकते हो. मेन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट, ये मेन है. आई होप ये भी सब आप सबको पता हो. कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हमने ये देखा. लेकिन इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज, व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है ऐसा. तो उसके लिए क्या है कि आपको पता है जब भी करंट जब फ्लो करता है तो उसके लिए क्या करता है, क्या होना चाहिए करंट फ्लो करने के लिए. आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ देते हो, सपोज ये कोई सर्किट है या कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस दिस लोड. तो क्या होगा कि जैसे ही आपने एक कंडक्टर के अक्रॉस या किसी लोड के अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम मोशन के अंदर थे, दे विल गेट सम एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाती है ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ, एंड दे विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये यही पढ़ा था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ दे विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर. सपोज ये ऐसे किया था हमने वहां पे उस टाइम पे, कि ये कंडक्टर का एक टर्मिनल है सपोज ए एंड ये बी. तो आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ यहाँ पे नहीं लगाया था तो इनका मोशन कैसा था, रैंडम मोशन था. लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई कर देते हो अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन विल बी गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर. और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. यही स्टडी किया था. तो बेटा
जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद सम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, इन दैट केस जो फिक्स्ड आयंस हैं उनके साथ ये कोलिजन करते हैं। बाय दैट कोलिजन ये जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी वो अप एंड डाउन होंगी, तो मतलब पहले ये एम्पलीट्यूड रहा होगा सपोज, लेकिन जब ये आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं या ये एक्स्ट्रा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जब इन फिक्स्ड आयंस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन के बाद ये आयंस की एनर्जी भी क्या हो जाती है, एवरेज एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने से जो इनका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से इनकी जो थर्मल एनर्जी है, ठीक है थर्मल एनर्जी बोलो, यहाँ पे क्या होने लगेगा, तो टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी बोल रहे हैं, टेम्परेचर है इस कंडक्टर का क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा, ये सब समझ आ गया ना? ओके, जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो कितनी होगी, सपोज हमने यहाँ पे ये लगाया, आपके पास सपोज ए से बी तक एक ये ए बी एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस आपने, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, सपोज ये रेजिस्टेंस है आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ए बी। आपने यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक है, एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेकंड एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, सपोज T टाइम के लिए I करंट हमने क्या करवाया है, इस AB कंडक्टर में से जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब I करंट फ्लो करेगा, तो सपोज अगर I करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तो सपोज यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो चार्ज होगा I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो यहाँ से जो चार्ज होगा Q उसकी वैल्यू क्या होगी, I इंटू T। तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है, IT, यही लिखते हैं हम। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उसको हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही स्टडी किया था। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन चार्जेस को मूव कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हम IT रख देंगे, तो W इज इक्वल टू V इंटू IT। ये चीज क्लियर है? तो आपके पास जो वर्क डन है VIT, आपको पता है जब ये चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मूव करने से ये चार्जेस या ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वाइब्रेशंस इनके अंदर जो हो रही है उनका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा दैट मीन्स इनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो अल्टीमेटली दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर। तो आई कैन राइट हीट इज इक्वल टू VIT। ठीक है बेटा, और इस V को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो हीट इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू T। इसको सोल्व करोगे तो I इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। आई होप इट इनको क्लियर है, आपको ये टॉपिक करना था। तो हीट प्रोड्यूस्ड था, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हुई बाय द इलेक्ट्रिक करंट, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I in a conductor for time t, the heat produced is I square RT। इसके ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये काफी है। And this equation is known as Joule's law of heating। क्लियर है बेटा, इनको क्लियर हुआ आपको? ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है बेटा, कई बार इनके ऊपर एक नंबर में न्यूमेरिकल पक्का आ जाएगा इस सी चैप्टर में से। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर आप सबको पता होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही बोलते थे हम। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF, ठीक है, इन मेंटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर को कैसे बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन तभी होगा जब किसी भी कंडक्टर में से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट तभी फ्लो करेगा जब चार्जेस जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, और वो तभी होगा जब आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ EMF अप्लाई करोगे। तो पावर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है,
इस वर्क डन को अभी हमने निकाला था, क्या था, ये वी आई टी और ये है टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, आपके पास पावर क्या आ गया, वी इंटू आई। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, पावर। और इस पावर को आप, अगर आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक करंट है फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, उस केस में आपका जो पावर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो पावर को आप 1 वोट कब बोल सकते हो, 1 वोट तब बोल सकते हो, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, जब 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करे, उस केस में हम पावर को क्या कह सकते हैं, 1 वॉट बोल सकते हैं। ठीक है, पावर की एक यूनिट तो हो गई वॉट, दूसरी यूनिट क्या होगी, किलो वॉट, जिसको हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 3 वाट। ठीक है, एक यूनिट क्या होगी, 1 मेगावाट। ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, मेगावाट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको किस में चेंज करोगे, पहले वाट में चेंज करोगे। तो वाट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10 टू द पावर 6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक और होता है आपके पास 1 हॉर्स पावर, दैट इज इक्वल टू 746 वाट। ये भी आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर होती है वो कितने वाट की होती है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब आपको पता है ना, पावर का फॉर्मूला अगर वी आई है तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आई को चेंज कर सकते हो, वी बाई आर में वी को चेंज कर सकते हो, आई आर में सपोज आपने वी को चेंज कर दिया आई आर में, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। ये अब आप सबको पता है। ठीक है, ओके, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस 484 ओम है एंड इज प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, यहाँ पे आपको V दे रखा है, ये V दे रखा है और R दे रखा है। क्या V और R की हेल्प से आप कोई फॉर्मूला निकाल सकते हो, सॉरी पावर को निकाल सकते हो, कैसे, I को क्या पुट कर सकते हो, I को पुट कर सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, आई आपका क्या होगा, V बाई आर। तो इस फॉर्मूले में अगर I को रिप्लेस कर दो V बाई आर से, क्योंकि हमारे पास V और R ही है, I है नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V V V स्क्वायर R, पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, कौन सप्लाई कर रहा है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सोर्स ऑफ ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, किस लिए, इन मेंटेनिंग द करंट। ठीक है, इस सर्किट में से करंट को मेंटेन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है बाय दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए गिवन टाइम, कि जो आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया है वो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे कर रहा है, किस लिए, एक करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फॉर सम टाइम टी, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा आपका, जितना सोर्स ऑफ ईएमएफ आपने दिया, वो करंट जो मेंटेन करा है, वो कितने टाइम के लिए जो मेंटेन करा है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एक तरह से हम इसको वर्क डन के इक्वल ही लिख रहे हैं, और देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी पावर, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इसको आप याद रखिए। ठीक है बेटा, कर लोगे, ओके, इसके ऊपर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। Now we will start our third unit. Unit third, and third unit is, अभी हमने बात की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि जब किसी कंडक्टर में से जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज दिस कंसेप्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट
किसी में से पास कर रहा है किसी कंडक्टर में से, तो वहां क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। एंड दिस टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड इसमें एक टॉपिक और है, मैग्नेटिज्म के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है बेटा, एक मिनट होल्ड करना। As you know, we have studied about the heating effect of electric current, and now we will understand the magnetic effects of electric current. So understand students, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही हीटिंग इफेक्ट भी है, मतलब हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड की भी अभी हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे। हाँ बेटा, ये सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी खत्म हो गई है। देखिए कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें थर्ड जो चैप्टर है उसमें से यही था। हाँ उसमें से यही था। आपको एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके बाद कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या है जो हमने किया, H इज इक्वल टू I2 RT। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू, माइक ऑफ करे बेटा, W/T। उसके बाद एक छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए, इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी है बस वो। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, सम इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, गीजर हो गया, ठीक है। ये एक तरह से आप चाहो तो फ्यूज वायर के बारे में आप पढ़ सकते हो कि फ्यूज वायर को, फ्यूज को क्या कर सकते हैं, एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं किसी भी अप्लायंस के। अगर सीरीज में हम फ्यूज लगा देंगे तो क्या होगा, ओवरलोडिंग के टाइम पे या फ्लक्चुएशन के टाइम पे जो हमारा अप्लायंस है वो किससे बच जाएगा, ब्रेक डाउन से बच जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं आता है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है ये, ठीक है, 1.5 पेज का, कर लेना इसको। नाउ थर्ड यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखिए बेटा, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो दोनों ही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें वो भी हमें नोन है, मैग्नेटिज्म है ये भी हमें नोन है। एंड बोथ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नोन टू अस सिंस 2000 years एंड मोर देन दैट। तब से हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही फिनोमिनास के बारे में पता है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी इज समहाउ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म इन एनी रेस्पेक्ट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें नहीं नोन था। ठीक है, तो अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक current या electricity and magnetism was discovered by some 200 years ago by the scientist। वो साइंटिस्ट थे और जिनमें जो मेन नाम है वो है ओर्स्टेड। ठीक है, ओर्स्टेड थे, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड 1820 के अंदर ये एस्टेब्लिश किया कि जब कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, सपोज ये स्ट्रेट वायर है, इसमें से जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड कि सपोज यू हैव ए स्ट्रेट वायर और वी कैन से स्ट्रेट वायर कंडक्टर इज फ्लोइंग अक्रॉस, करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस स्ट्रेट वायर। इन दैट केस क्या होगा कि इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस शेप में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के शेप में मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्या होगा, क्रिएट होगा। तो देखिए हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म की बात भी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या है, एक रिलेशन क्रिएट हुआ कि जब भी whenever electric current is passing through a conductor magnetic field is produced, and तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस शेप में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, दिस वाज एंड दिस रिलेशन वाज given by the scientist Oersted in 1820। ठीक है,
इसको प्रूव करने के लिए कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होती है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज नोन बाय हिज नेम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। एंड क्या था ये एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल ली, देखिए मैग्नेटिक, ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल क्या कर सकती है, फ्रीली रोटेट कर सकती है, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे कुछ करके रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, अगर ये इस पोजीशन में है और अगर किसी वजह से इसकी पोजीशन चेंज होती है, वो तभी पॉसिबल है जब इसके अराउंड क्या प्रेजेंट हो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। और वी कैन से कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड। अगर ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है, that is only and only possible when it is placed in the magnetic field। ये बात समझ आई कि ये मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब ये किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो। जस्ट सेम लाइक दैट, जो सपोज ये एक चार्ज है, इस चार्ज को सपोज आप यहाँ लेके आए और इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब ये चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो। ये चीज सबको समझ आई। तो सेम वही है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर कि यहाँ पे हमने क्या रखा, एक कंडक्टिंग वायर रखी ए बी, कंडक्टिंग वायर ए बी को होल्ड किया जस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ दो पोल्स है इस मैग्नेटिक नीडल के। और हमने देखा इस सर्किट को, ठीक है, ये जो वायर है इस सर्किट को कंप्लीट किया बाय यूजिंग अ की। यहाँ पे देखिए हमने एक की लगाई कुछ ऐसे करके, ठीक है। सोर्स ऑफ ईएमएफ भी देना पड़ेगा, यहाँ से एक सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ से आपने क्या किया, ऐसे कुछ करके इस सर्किट को क्लोज कर दिया। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट विल पास फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, समझिए इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इसमें से हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है। और देखिए ए बी वायर है, इस ए बी वायर में से जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, ए टू बी है, ठीक है। तो जब इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो उस केस में क्या हुआ, जो ये नीडल है उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। और डिफ्लेक्शन क्रिएट होने के बाद बेटा ये जो नीडल है उसकी पोजीशन देखिए कुछ ऐसी हो गई, ऐसे देख रहे हो आप, मतलब पहले ये इस पोजीशन में थी नॉर्थ साउथ, अभी जो नॉर्थ है वो यहाँ पे आ गया है और साउथ यहाँ पे आ गया है, देख पा रहे हो आप। दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ गया है, डिफ्लेक्शन आ गया है इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर। तो कब पॉसिबल होगा, देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे देखेंगे, साउथ ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ, मतलब जब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ बोल सकती हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस वायर इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में करंट फ्लो, ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। देखिए अगर हम इस मैग्नेटिक नीडल में ले तो करंट की डायरेक्शन क्या है, एस से एन, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और देखिए मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है अपवर्ड डायरेक्शन में आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है कुछ ऐसे, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसकी तरफ चली गई है, ये जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर गया है, वेस्ट की तरफ। और जो साउथ पोल है वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द साउथ क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया है। अभी नॉर्थ साउथ बाद में समझिए, पहले ये समझिए कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द वायर ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो ये मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी पोजीशन चेंज करके डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, उस इस पोजीशन में। तो वो तो बेटा तभी हो सकता है बिकॉज दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल एंड अगर इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा उसके फोर्स की वजह से
इसके अंदर क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है। तो जो ये मैग्नेटिक नीडल है इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, जो नॉर्थ पोल है दैट इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, और जो इसका जो नॉर्थ पोल है देखिए कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया है, और जो साउथ पोल है वो कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया है। एंड ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या हो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये था कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, उस वायर या उस कंडक्टर के अराउंड क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी मैग्नेटिक नीडल या कंपस को रखते हो तो क्या होता है, उस कंपस की जो नीडल होगी वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो प्रूव करता है कि यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से क्रिएट हुआ, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, कि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा था, और करंट फ्लो करने की वजह से वहां पे क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रूव करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया विच प्रूव्स आवर रिजल्ट कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। क्योंकि ये जो नीडल है आपकी, मैग्नेटिक नीडल है, वो क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। तो देखिए जब ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है, इसको नॉर्थ मत लीजिए, सॉरी वेस्ट नहीं, जो मैग्नेटिक नीडल है वो कुछ इस डायरेक्शन में, जो नॉर्थ पोल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो साउथ पोल है वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर गया है, मूव कर गया है। अब हमें ये देखना है कि सपोज इस वायर में से अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, ए टू बी फ्लो कर रहा था, लेकिन अगर हम इस वायर में से करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, बी टू ए कर दें, तो क्या डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, डेफिनेटली डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा बेटा। पहले आपका जो डिफ्लेक्शन था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी इस नीडल के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। देखिए ये पहले ए टू बी था, ए टू बी था तो नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ था, कुछ ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए सेम वही नीडल की पोजीशन बनाते हैं अपनी, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है, इनिशियली इस पोजीशन में रखी हुई है, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये पोजीशन है इस मैग्नेटिक नीडल की। बट व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द वायर ए बी फ्रॉम बी टू ए, तो उस केस में जो पोजीशन होगी इस वायर, इस मैग्नेटिक नीडल की बेटा, वो कुछ ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट होके ये देखिए इस पोजीशन में आ जाएगी। देख रहे हो, तो ये जो नॉर्थ है जो पहले यहाँ पे था ये साउथ है, नॉर्थ जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, और साउथ देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, तो नॉर्थ जो था पहले यहाँ पे प्रेजेंट था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और जो आपका साउथ पोल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर गया है, मूव कर गया है। तो जब आप इस वायर में से क्लॉकवाइज मूवमेंट है और यहाँ पे कैसा मूवमेंट था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। क्लियर है, और इसी को प्रूव करने के लिए एक प्रूव तो हम कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, इसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑर्स्टेड थे उन्होंने एक लॉ भी दिया था, और उस लॉ को बोलते हैं, या एक रूल, जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन को बताने के लिए a rule was given by the scientist Oersted, and that rule is named as Ampere's swimming rule. ठीक है, ये रूल क्या था, ये रूल ये था बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हमें दिखाना हो कि जो अगर करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल की डायरेक्शन क्या होगी, स्नो रूल भी बोलते हैं। ठीक है, SNOW, स्नो रूल मींस आपका करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर, ठीक है, इन ए वायर, ए बी इज ए वायर हेल्ड ओवर, ये वायर हमने कहा रखी है इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर। तो करंट इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम
south to north in a wire held over the magnetic needle, the north pole of the needle will be deflected towards west. जो north pole है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ. इसीलिए हमने लिखा था करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर ए वायर हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल. ये जो वायर है वो कहाँ पे रखी है, मैग्नेटिक नीडल की तरफ रखी है. तो जो करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होगा, इन दैट केस योर जो नॉर्थ पोल है नीडल का वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे. तो साउथ की तरफ हो, सॉरी वेस्ट की तरफ हो रहा है. दिस इज वेस्ट, इसको हम क्या लेंगे, ईस्ट. ठीक है बेटा, ये रूल था. अब इसको एम्पियर स्विमिंग रूल के अगर हेल्प से आपको समझना है, ये भी समझना है कि ये क्या है. तो इसके लिए क्या है कि सपोज इमेजिन ए मैन इज स्विमिंग. ठीक है, एक मैन स्विमिंग कर रहा है अलोंग ए वायर. ठीक है, एक वायर के अलोंग क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैन की जो स्विमिंग की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो समझिए कि जो उसका फेस है, करंट कहां से कहां एंटर करेगा, उसके लेग्स से फेस की तरफ मूवमेंट होगा उसके करंट का. तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ठीक है, वो कुछ फीट से फेस की तरफ होगी. फेस टर्न टुवर्ड्स द नीडल सो दैट जो करंट एंटर कर रहा है वो फीट से उसके हेड की तरफ एंटर कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में. ठीक है, उस केस में जो नॉर्थ का जो पोल है, नॉर्थ पोल देखिए इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है. तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल है विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. देखिए अगर उसके दोनों हैंड हो, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, तो आप खुद देखिए इस डायरेक्शन को इमेजिन करके कि जो लेफ्ट हैंड है ये वाला, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे एक तरह से. तो जो नॉर्थ पोल है, या फिर क्या कहेंगे कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो किसको शो कर रहा है, उसके लेफ्ट हैंड को. ठीक है, कब, जब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए टू बी में. अगर ऑपोजिट हो, बी टू ए हो, तो करंट अगर जो स्विमिंग की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी तो करंट कहां से एंटर करेगा, अगेन उसके फीट से हेड की तरफ मूव करेगा. और इस केस में भी वही होगा कि जो आपका जो हैंड है वो किसको शो करेगा, आपके जो नीडल है उसके मूवमेंट को शो करेगा. ठीक है बेटा, ये था आपका स्विमिंग रूल. अगर आपको सीधा समझना है तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इन दैट केस जो आपका नॉर्थ पोल की जो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन, वो किसको शो करेगा, वेस्ट को शो करेगा. क्लियर है बेटा, बोर्ड पे काफी इजीली समझा सकते थे इन चीजों को. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड. अब ये सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस है, एरिया है, रीजन है. ठीक है, किसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अराउंड के फील्ड को हम क्या कह रहे थे, स्पेस रीजन को हम क्या कह रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे थे. उसी तरीके से आपके पास मैग्नेट, या तो बोलो मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. लेकिन बेटा अभी हम मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से आई करंट फ्लो कर रहा है. तो ये आई करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं. समझिए बात को, जब चार्जेस मूव करते हैं तभी करंट फ्लो कर पाएगा. तो यहाँ पे through this conductor charges are moving and because of the movement of the charges current is flowing in the conductor. और उसी की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. तो देखिए वहां पे समझिए स्टैटिक चार्जेस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, स्टैटिक चार्जेस की वजह से कौन सा फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था. लेकिन यहाँ पे बिकॉज चार्जेस आर मूविंग एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग एंड मूविंग चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. बात समझ आई. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या आप करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, इज द एरिया, इज द रीजन अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग द करंट. समझ आ गया कि हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों तरफ जो रीजन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा. ठीक है, और नॉर्मली तो आप समझते ही हो, अगर हम कोई मैग्नेट रख देते हैं
तो उसके सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? चले आगे। अगर आप इसमें किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो तो ये मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आइदर अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। अब है जब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन किसी मैग्नेट के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। समझ आ गया? तो टॉपिक यूनिट का नाम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो जब कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ गए? और जब एक मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम किसमें स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर। तो दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा देखिए, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला था। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां पे भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने क्या बोला था, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि जब भी किसी कंडक्टर में से, अभी हमने जैसे वायर की बात की थी, एबी वायर, इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताइए ना, क्या क्लियर नहीं है? यस टिंकू, आप बोल रहे थे मैम क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, पूछ सकते हो। अभी तक हमने स्टडी कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से किसी भी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे और मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको समझना है कि किसी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम बी से शो कर रहे हैं बाय द वेक्टर बी। टिंकू आप कुछ पूछ रहे थे या बता रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और उसके लिए अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या निकालेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन किसके लिए होगी, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टीमेटली करंट की वजह से। भाई ऐसे तो बताना पड़ेगा कि कुछ भी क्लियर नहीं है उससे मैं क्या समझू। अभी तक जो कुछ डाउट नहीं है या कुछ क्लियर नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो वही मैं पूछ रही थी कि आप किस बारे में कह रहे हो कुछ नहीं है, मैं डाउट नहीं है या कुछ क्लियर नहीं है। ओके समझिए अब।
ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन ही चल रहा है यूनिट का, टॉपिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, जिसपे जो मेनली टॉपिक हम एग्जाम के अंदर फेस करते हैं वो यहाँ से शुरू होता है, इससे। अभी तक तो हम यही स्टडी कर रहे थे कि करंट फ्लो करता है तो होता क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किस शेप में होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो स्टडी कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो समझिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की वजह से है, और ये करंट है कि मूविंग चार्जेस की वजह से है। समझ रहे हैं ना? तो हम यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वी विल फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है, कि कोई मूविंग चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या निकाल रहे हैं हम, कोई मूविंग चार्ज है Q। ठीक है, एक मूविंग चार्ज है Q और वो कहां पे मूव कर रहा है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, गैस होना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर क्या कर रहा है, ये चार्ज मूव कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि जब कोई चार्ज, मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में बेटा जब मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। समझ आ गया? हम किसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर डिराइविंग एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड की भी कोई डायरेक्शन होगी, सपोज वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, और चार्ज की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी कि चार्ज कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के अलोंग जा रहा है, वाई के अलोंग जा रहा है, जेड के अलोंग जा रहा है। और उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस फोर्स को हमें निकालना है कि वो फोर्स क्या होगा। समझ आ गया हम किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है कि क्या हो रहा है? तो सपोज कीजिए हमारे पास एक मूविंग चार्ज है Q एंड इट इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो देखिए OY के अलोंग गिवन है, दिस इज OY, और ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्सिस है एक। ठीक है, लेकिन जो B फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। ठीक है, मतलब O to Y ये आपका ओरिजिन है। और उस केस में जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है आपकी v ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग दिस लाइन। एंड देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग O to Y, और जो वेलोसिटी है ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सॉरी चार्ज पार्टिकल नहीं, ऑफ चार्ज Q, वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। समझ गए होगे आई होप आप। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इस v को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग इस OY के ही, और ये कौन सा होगा, थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, v cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या होगा इस b के, क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखिए ये कुछ ऐसे होगा, तो ये होगा v sin थीटा। समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम अगर हो तो प्लीज बता दीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया है, समझ आ गया है कि मूविंग चार्ज है। ठीक है, मूविंग चार्ज जो है वो कुछ इस वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे दो फील्ड है, कौन कौन से फील्ड है आपको पता है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक सॉरी मूविंग चार्ज, क्योंकि आपको पता है जब चार्ज मूव करेगा, सपोज यहाँ से Q चार्ज मूव कर रहा है,
तो चार्ज के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे चार्ज मूविंग है, स्टैटिक चार्ज नहीं है। आपका जो क्यू चार्ज है वो v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो हमने इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा है, तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी वाला, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। बात समझ आई। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से ड्यू टू द interaction between the magnetic field produced due to the moving charge। समझ आ गया कि अगर मूविंग चार्ज है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, बी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी किया हुआ है यहाँ पे बी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जो अप्लाइड है उसकी वजह से इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन की वजह से दिस चार्ज Q विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। आप लोगों को लाइंस क्लियर हो रही है यहाँ पे, Q ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, दिस मूविंग चार्ज Q विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F, ठीक है। समझ आ गया कि ये जो चार्ज है मूविंग चार्ज Q वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, दो, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो एक चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एक तो वो, दूसरा यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है बी अलोंग OY, ठीक है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन की वजह से जो ये चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अलोंग दिस डायरेक्शन, उसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर दोनों फील्ड्स की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स F, और जो ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का बेटा, उस वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो v का जो कंपोनेंट है ना कौन सा, साइन थीटा वाला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v साइन थीटा के, ठीक है। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q V, देखिए एक और आएगा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके भी। जब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, Q साथ में क्या है B, और ये है V साइन थीटा, ठीक है। तो जो फोर्स है प्रोपोर्शनलिटी को आप रिमूव करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F इक्वल टू K Q V B साइन थीटा, ठीक है। V क्या है, Q क्या है यहाँ पे चार्ज, V क्या है वेलोसिटी, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन क्या है V साइन थीटा है यहाँ पे वेलोसिटी V का ये कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, जो K की वैल्यू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, कोई बात नहीं सपना। तो F की वैल्यू क्या हो गई है Q V B sin theta। So this is the force, magnitude of the force experienced by the charge, moving charge Q placed in a magnetic field B। समझ आया। और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम कहेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इनको कोई प्रॉब्लम, ये एक्सप्रेशन समझ आया। दिस एक्सप्रेशन इज किसके लिए था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दलिया रखा हुआ है गैस पे, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो फोर्स लगा है इस मूविंग चार्ज पे, जब आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, ये
जो फोर्स है दिस इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज यही बता दे, अदरवाइज मैं आगे चलूं, क्योंकि मुझे ये यूनिट जो है थोड़ी फास्ट वे में कंप्लीट करानी है। अब देखिए हमें ये समझना है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि फोर्स की डायरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्यू वी बी होगा, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसे डायग्राम में मैं आपको समझा देती हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा होगा, जेड एक्सिस के अलोंग क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, या फिर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हमने अभी निकाला F इज इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, यही था। अगर इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो Q तो चार्ज है, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, F इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये देखिए क्या बच गया है आपके पास, वी बी साइन थीटा। और ये साइन थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो F को आप क्या लिख सकते हो, Q, और ये आपके पास हो जाएगा V क्रॉस B। समझ आया बेटा। तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो देखिए जो F की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ F इज परपेंडिकुलर टू द V and B, or we can say perpendicular to the plane, जिस प्लेन में V और B होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे फोर्स देखिए, अगर Z एक्सिस के अलोंग है तो V और B के लिए कौन सा प्लेन बाकी रह गया है, V और B के लिए कौन सा प्लेन बाकी रह गया है, एक्स वाई, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Y एक्सिस के अलोंग है, तो वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, सॉरी हाँ, वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो अगर F जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, V क्रॉस B के, मतलब F इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, ठीक है बेटा। तो अगर मैं F को अगर Y Z एक्सिस के अलोंग ले लूं, ठीक है, तो V क्रॉस B के लिए कौन सा प्लेन रह जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि Z इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि तीनों ही जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड, तीनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। बेटा हमें क्या लेना है, हमें वो कंपोनेंट लेना है जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्योंकि तीनों ही देखिए हमारे पास, यहाँ पे देखिए हेमलता, जो हमारे पास रिजल्ट है वो कुछ इस फॉर्म में लाना है या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों ही वेलोसिटी B और F तीनों ही क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखिए अगर आप ये कंपोनेंट लेते हो V cos थीटा लोगे, तो V cos थीटा नहीं ले सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी भी फिर उसी एक्सिस के अलोंग हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो तीनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले F V और B का, जिसमें एक एक्सिस F को रिप्रेजेंट करे, एक एक्सिस V को रिप्रेजेंट करे और एक क्या करे, B को रिप्रेजेंट करे, उस केस में हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, साइन थीटा, V साइन थीटा, क्योंकि V साइन थीटा जो है वो फोर्स के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड B के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा। तो जो F होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B या प्लेन कंटेनिंग VB, जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होंगे उस प्लेन के F क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब है F जो है वो परपेंडिकुलर है V के, परपेंडिकुलर है B के, मतलब ये तीनों ही देखिए एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो, थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, सो दैट आगे डेरिवेशंस इजीली हो जाए। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम किससे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से देंगे बेटा। और राइट हैंड थंब रूल आपका क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल आपका ये कहता है कि जो राइट हैंड थंब रूल जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। और देखिए जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में आपने ये डायरेक्शन ली है बी की, देखिए मैं थंब से तो भी आपको शो नहीं कर सकती हूँ, ये हमने डायरेक्शन ली थी वी की,
ये तो आपको समझ आ गया। और v को हमने दो कंपोनेंट्स में क्या किया था, रिजोल्व किया था। जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास जो, अगर आप अपने हैंड्स को कुछ ऐसे कर्ल करते हो, ठीक है, फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो, तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में है आपका जो थंब है वो किसको शो करेगा, फोर्स को शो करेगा। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, v क्रॉस b के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका b, ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, v sin थीटा वाला। तो जो थंब है वो किसको शो कर रहा है, आपका मैग्नेटिक सॉरी फोर्स को, एक्सपीरियंस फोर्स को शो कर रहा है, जो कि किसके ऊपर लग रहा है, मूविंग चार्ज के ऊपर लग रहा है, ठीक है बेटा। तो ये तो तब होगा फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, जब आपका क्या है कि जो चार्ज है यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रखा हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो। लेकिन आपके पास अगर चार्ज हम कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, उस केस में देखिए, ये अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो जो थंब या फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बेटा कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो आपका जो थंब होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, क्यू वी बी, लेकिन यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपने रखा है, ठीक है। इसको आप, इसके डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप सारे जानते हो। अगर ये आपकी फोर फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, और ये आपका अगर थंब है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये आपका हैंड है कुछ ऐसे। तो देखिए फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। इसको बोलते हैं फादर, इसको बोलेंगे मदर, और इसको बोलेंगे चाइल्ड, ठीक है। योर फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सारे देखिए, अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए जिसमें आपका थंब, फोर फिंगर और योर मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दैट केस योर फोर फिंगर will represent or will point towards the direction of magnetic field, your middle finger will points towards the direction of current, and your thumb will represent या points towards the direction of force, ठीक है बेटा। जो हम पहले करते थे, हमने 10th में भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तीनों को हमने क्या किया था, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और योर इंडेक्स फिंगर, तीनों को क्या किया था, कुछ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट पॉइंट स्ट्रेच किया था कि तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो फादर दैट मींस फोर्स, मदर दैट मींस योर इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और योर मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, बुक ओपन करेंगे तो ये सब गिवन है, इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो अभी हमने निकाला जो फोर्स था वो क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा निकाल रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो बी क्या होगा, एफ के अक्रॉस, या सॉरी एफ के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, क्यू वी साइन थीटा निकाल सकते हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। अगर हम ये लगा दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट हम क्या ले सकते हैं, टेस्ला ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ला मींस टी, उसको हम मेनली तो हम टेस्ला ही लेते हैं, दूसरी यूनिट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती हैं, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ठीक है। ये दो यूनिट्स है हमारे पास किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, बी की, जो कैसे गिवन है, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको 1 टेस्ला कब बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला कब बोल सकते हो, 1 टेस्ला तब बोल सकते हो बेटा जब जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या ले लो, 1 कूलम ले लो, ठीक है। ये साइन थीटा है, इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आ सकती है, 90 के ऊपर, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1। और जो आपके पास जो वेलोसिटी है इस चार्ज की वो कितनी हो, 1 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है। सारी चीजें हो गई। और फोर्स भी कितना लग रहा हो, 1 न्यूटन का लग रहा हो, ठीक है। उस केस में योर मैग्नेटिक फील्ड B is said to be 1 Tesla when 1 Newton of force is applied on a charge of 1 coulomb which is moving with a velocity of 1 meter per second square
व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा किसके बीच में है, V और B के बीच में है, याद रखना। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, 1 टेस्ला बोल सकते हैं। ठीक है, लेक्चर ऊपर ही चला गया है 1 आवर से। अब अगर हमें ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या था, m1 L1 T-2, यही था। यहाँ पे Q है, Q मीन्स चार्ज, तो ये आपके पास हो जाएगा A इंटू टी चार्ज का, और आपके पास क्या है, V है, V मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ले जो B के लिए आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा A-1 T-2। देखिए बेटा, एक नंबर में डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है।